हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब ये आया क्या, इसका मतलब क्या है। तो अगर बात करें कि 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनाया जाए, मतलब किसी एक मॉलिक्यूल से या किसी एक एलिमेंट से या दो एलिमेंट्स को मिला के कुछ नया बनाया जाए, कुछ केमिकल चेंज किया जाए। तो उसी केमिकल चेंज करने में उनके पास कुछ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आए, कुछ क्वांटिटेटिव जनरलाइजेशंस निकल के आए, कुछ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स निकल के आए कि एक सामान से जब दूसरा सामान बना रहे हैं तो कुछ उनके पास कुछ थ्योरीज निकल के आई, कुछ जनरलाइजेशंस उनके दिमाग में आए, कुछ कॉन्सेप्ट वहां देखा गया। उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि एक सामान से दूसरा सामान बनाया जाए। उसी के दरमियान केमिकल चेंज में ही उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स आए, कुछ थ्योरीज आए, और उन्हीं थ्योरीज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को पढ़ना है किसमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लॉज हैं, 4 से 5 लॉज या उससे ज्यादा भी लॉज आ सकते हैं, देखते रहेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक लॉ आता रहेगा। तो सबसे जो पहला लॉ है, बहुत लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे, बहुत ही फेमस लॉ है। पहला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। पहला जो लॉ है वो बहुत ही पॉपुलर लॉ है, सब लोग जान रहे हैं इस लॉ को, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को हम लोग मैटर का मतलब ही है कि उसके पास क्या हो, मास हो। तो यहाँ पे हम मैटर लिखे हैं, मैटर की जगह आप मास भी लिख सकते हैं। तो ये जो लॉ है वो ये है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन, या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें ना नया मास हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही नया मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब नहीं कोई नया मास को हम ला सकते हैं, नहीं किसी के मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा हो। दैट इज, इसका मतलब कि टोटल मास इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व्ड। मतलब जो टोटल मास होगा किसी केमिकल रिएक्शन में वो क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब ना वो बढ़ सकता है नहीं वो घट सकता है, वो एकदम फिक्स होगा। जैसे लिखा है यहाँ पे एक और सिंपल में कि मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कराने से पहले जो मास रहेगा वही मास रिएक्शन कराने के बाद भी रहेगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए बनाना है, रोटी बनाना है, और आप लिए 1 kg पानी लिए और 1 kg आटा लिए। ठीक है, 1 kg आटा पानी लिए बनाए, तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन कितना हुआ, 2 kg। कितना हुआ, 2 kg। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम रोटी बनाना स्टार्ट नहीं किए, वही आटा गूंथ रहे हैं, तो आटा और पानी मिला के मेरे पास कितना है, 2 kg। अब जो रिएक्शन के बाद मतलब जो रोटी बनेगा वो भी कितना होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए। टोटल रोटी मिलाएंगे तो भी कितना आएगा, 2 kg आएगा। इसका मतलब ये कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर 2 kg मास ले लिए थे, अब उसके बाद उस मास को हम बढ़ा नहीं सकते, न ही उस मास को कम कर सकते। जितना मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू उतना ही मास आफ्टर रिएक्शन। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक रिएक्शन आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, 2H2 + O2 gives that 2H2O। ठीक है, ये पानी बनाने का फॉर्मूला है, पानी बनाने का एक रिएक्शन है, 2H2 + O2 gives that 2H2O। और जो बैलेंस रिएक्शन जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब सबका मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले इसका कितना मास है टोटल। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 का हो गया 4, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 कितना हो गया, 32। मतलब रिएक्शन होने से पहले हम टोटल मास कितना लिए थे, 36 मास लिए थे। ठीक है, अब रिएक्शन होने के बाद भी 36 ग्राम मास आना चाहिए, 36 AMU मास आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी भी कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन भी है, तो इसका भी कितना हो गया, 32। तो यहाँ भी मास आफ्टर रिएक्शन कितना आ रहा है, 36। मतलब मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरे पूरी बॉडी में अगर खड़ा हूं, रिएक्शन अभी कोई नहीं हो रहा है, उसके बाद मेरे सारे बॉडी को काट दिया गया, हाथ पैर सर गला पैर और सब काट दिया गया, तो रिएक्शन होने के बाद जो टोटल मेरे बॉडी का मास होगा
प्लस अभी रिएक्शन होने के पहले जैसे मैं खड़ा हूँ, टोटल मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मेरे काटने के बाद भी सबका पार्ट का ऐड करेंगे मास तो क्या आएगा, सेम ही आएगा जितना मेरा मास अभी है। तो दुनिया की कोई भी चीज रिएक्शन करने से पहले आप जितना सामान लिए हैं उतना ही बनेगा रिएक्शन करने के बाद भी। आपको बनाना है गुजिया, गुजिया बनाने के लिए सूजी उजी और आटा वाटा जो भी लेते हैं, तेल और हल्दी जो भी मिलाते हैं उसके अंदर, जो भी मिक्सचर मिला रहे हैं, किशमिश विशमिश, सबको टोटल ऐड कर लीजिए। जितना मास आएगा उतना ही मास, जितना गुजिया बनेगा टोटल ऐड कर लेंगे तो भी मास क्या होगा, बराबर होगा। अगर आइडियल कंडीशन में लेंगे तो, अभी नहीं कि उसी में खाते रह रहे हैं, लिए थे 2 kg लेके आए थे काजू, उसी में 2-4 टोकने खा गए, फिर कहे कि कम बन रहा है। ऐसा नहीं, आइडियल कंडीशन हर चीज होना चाहिए। कोई पानी एवेपोरेट ना कर दीजिए, पानी में सब कंजर्व रहे। तो अगर सब चीज किसी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहता है तो मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन होता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है वो कंजर्व, मतलब बिफोर रिएक्शन इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका हो गया क्लियर। आइए देखते हैं दूसरा लॉ क्या है। तो जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कह रहा है कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम नंबर, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एलिमेंट बाय वेट irrespective of their source of method of preparation। एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से फिर से सुनिए। A given compound always contain exactly the same proportion of its element by weight irrespective of their source of method of preparation। कह रहा है कि अंग्रेजी हो गया, हिंदी में समझिए कि आपको कोई अगर कोई मॉलिक्यूल आप बनाए तो उस मॉलिक्यूल में जो 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट्स जो भी यूज हो रहे हैं उनका जो वेट का रेशियो होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। आप अब वो सामान आप सोर्स ऑफ मेथड अलग अलग हो सकता है, बनाने का सोर्स ऑफ मेथड अलग अलग तरीका है। जैसे एक सिंपल बात सुनिए कि पानी बनता है H2H2 प्लस O2 गिव्स दैट 2H2O। ठीक है, अगर सबका वेट निकाले तो ये आएगा 4, ये आएगा 32 और यहाँ बनेगा 36। ठीक है, इसको और अगर सिंपल कर दें इन दोनों को तो ये आएगा 1:8 का रेशियो। कितना आएगा, 1:8 और ये 4 9 या 36। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर आप कोई मॉलिक्यूल बनाए, मान लीजिए 2H2O एक मॉलिक्यूल बनाए, तो जो 2 एलिमेंट इसमें यूज हो रहे हैं उनका जो वेट होगा वो फिक्स होगा, इररिस्पेक्टिव आप किस मेथड से पानी बना रहे हैं या किस मेथड से पानी, कहाँ का पानी है, कैसे बन रहा है, उससे मतलब नहीं है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लग रहे हैं उनका वेट हमेशा 1:8 में रहेगा। अगर आपको 9 ग्राम पानी बनाना है, 9 ग्राम अगर पानी बनाना है तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम लगेगा और ऑक्सीजन का 8 ग्राम लगेगा। चाहे वो टोटिक पानी हो, चाहे वो नल का पानी हो, चाहे वो नालिक पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे एसिड पानी हो, चाहे कूलर का पानी हो, चाहे मेरे अंदर जो पानी है, कहीं का भी पानी हो, कहीं बारिश का पानी हो, अगर उस पानी बनेगा H2 और O2 से ही, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर होंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। मतलब अगर 36 ग्राम पानी बनाना है तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम ही लगेगा और हाइड्रोजन का 4 ही ग्राम लगेगा अगर 36 ग्राम बनाना है तो। लेकिन अगर 9 ग्राम बनाना है तो ये रेशियो हो जाएगा 8:1। मतलब ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा कि किस मेथड से पानी बन रहा है उससे मतलब नहीं है। उनका जो मोलर रेशियो, उनका जो वेट का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। 9 ग्राम पानी बनाना है तो इसका 8 ग्राम लगेगा, इसका 1 ग्राम लगेगा। ये सिंपल रेशियो। अब इसको रेशियो को बढ़ा रहे हैं, 9 की जगह 36 बढ़ाएंगे तो 9 में क्या मल्टीप्लाई किया, 36 आया, तो 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जो वेट रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब कहने का मतलब है कि हम अपने मुंह से नाक से CO2 निकाल रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, कहीं गैया निकाल ले, कहीं भैंस निकाल ले, कहीं सांप निकाल रहा होगा, कहीं कोई और निकाल रहा होगा, तो सब लोग CO2 मुंह से निकाल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो CO2 कहां से निकल रहा है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट का रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, फिक्स होगा कि कार्बन का इतना ग्राम लगेगा तो ऑक्सीजन का इतना ग्राम लगेगा तो इतना ग्राम CO2 बनेगा। इसको देख लेते हैं, जैसे कार्बन C प्लस O2 गिव्स दैट बनाता है CO2। CO2 यहाँ बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 44, ये आएगा 32, तो ये आएगा 12। मतलब कहीं भी CO2 अगर 44 ग्राम बन रहा हो, गैया 44 ग्राम अगर CO2 बना रही है और हम CO2 44 ग्राम बना रहे हैं, तो उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा और 12 ग्राम क्या लगेगा, कार्बन लगेगा। इसको आप और सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो यही था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि कोई भी चीज अगर बन रही है तो उसमें जो जो एलिमेंट्स लग रहे हैं उनका वेट का जो रेशियो है, जो वेट है, वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ से बनकर आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो गैया ले रही है, दोनों ऑक्सीजन जो ले रहे हैं दोनों का वेट क्या है, फिक्स है। उसमें इतने एटम लगेंगे, उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, उसमें इतने पार्टिकल होंगे, सब क्या है, फिर फिक्स है, इररिस्पेक्टिव कि कौन कहाँ से ऑक्सीजन बना रहा है, कौन कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कौन कहाँ से वाटर बना रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया ना कि ये जो रेशियो है उनका क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। अगर 9 ग्राम है तो इसका 8, तो इसका 1, ये अगर 36 बन रहा हो तो इसका 32, तो इसका 4। यही रेशियो क्या है, इन दोनों का हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा बाय वेट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं दूसरा लॉ। और एक चीज और, इसका स्क्रीनशॉट या लेके लिखते रहिएगा। ठीक है, तो जो थर्ड लॉ है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि when one elements combine with other element to form two or more different compound, then masses of one of the element which combine with a constant mass of the other element will have a simple whole number ratio to one another। बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा होगा, एक एक लाइन के मतलब को, एक एक लाइन को मतलब को समझते समझते चलते हैं आगे। ठीक है, कह रहा है कि when one elements combine with other element to form two or more different compound। कह रहा है कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब मिल रहा है तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं कार्बन है और दूसरा एलिमेंट को ले रहे हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, when one elements combine with other element, तो जब कार्बन कंबाइन करता है एक अदर एलिमेंट के साथ टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड, तो कई तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बन गया CO2। ठीक है, 2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन जब मिले तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, CO और CO2। when one elements combine with other elements to form 2 or more different compound, then mass of one of the element, इसमें से कोई एक मास which combine with a constant mass of the other element। ठीक है, अच्छा कार्बन का मास कितना होता है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हो गया है 32। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 are compound, then masses of one of the elements which combine with a constant mass of the other element। मतलब इसमें से देखिए एक मास जो है वो कांस्टेंट है कार्बन का, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी क्या है 12 है। तो उस कांस्टेंट मास से जो कांस्टेंट मास नहीं है वो जो मिल रहे हैं वो दोनों, उन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो एक सिंपल रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या है 32, तो ये 16 और 32 का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 1:2। पहली बात, सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब 1:2, 2:3, 3:4 या 1:3 या 3:1। ये नहीं कि 1:7, 1:12, ये नहीं सिंपल रेशियो। 1:3 तक ही सिंपल, या 1:2 या 2:1, 4:3 एकदम आस पास रहे। ठीक है, तो यही कह रहा था कि जब एक 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें से एक का मास हमेशा फिक्स रहता है। देखिए यहाँ पे कार्बन का फिक्स है 12, यहाँ भी कार्बन का फिक्स है 12, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका मास फिक्स नहीं होगा। तो जब उन दोनों के मास का रेशियो निकालेंगे तो क्या आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। इतनी चीज क्लियर है। जब one elements combine with other elements then it form one or more different compound। एक से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बने तो उसमें से जो कांस्टेंट मास होगा उससे जो एलिमेंट्स कंबाइन होगा उन दोनों का जब सिंपल रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो आता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जांपल है, क्या है, एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल तुरंत देख लेते हैं। अच्छा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखते हैं।
तो जो दूसरा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है सल्फर और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। व्हेन वन एलिमेंट्स कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स, तो एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बना, एक बन गया SO2 और एक बनता है SO3, दोनों को आप जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से एक का मास कांस्टेंट होगा। हाँ, तो सल्फर का मास देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे सल्फर का मास 32 यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मास है यहाँ पे है 32, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मास है उसका कितना है 48 है। समझ में आ रहा है ना, ये सल्फर एक है तो एक सल्फर का वेट कितना होता है 32, दो ऑक्सीजन का 32, एक सल्फर का 32, तीन ऑक्सीजन का 48। तो कह रहा था कि विच कंबाइन विथ ए कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट, इसमें से एक जो ऐसा होगा जो कांस्टेंट वाले मास से कंबाइन हो रहा होगा। तो कांस्टेंट कौन था सल्फर, अब सल्फर से कौन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन, O2 और O3। तो कह रहा है जब O2 और O3 मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, जब उनका आप रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो क्या आता है सिंपल। फिर से निकालिए, देखिए इस O2 का और O3 का, तो ये 32 रेशियो क्या आ रहा है 48, ये फिर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 32 रेशियो 48, तो ये आएगा 2:3, क्या आएगा 2:3, 16 का 16 to 32, 16 3 48, ठीक है। तो यही था कि when one elements combine with other element to form two or more different compound, तो हम दो कंपाउंड बनाए। तो कह रहा है कि कंपाउंड देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, इसमें से किसी एक एलिमेंट का मास कंबाइन विथ ए कांस्टेंट। अब कौन कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है सल्फर, यहाँ दोनों सल्फर क्या है कांस्टेंट है। कंबाइन विथ ए कांस्टेंट मास ऑफ द अदर एलिमेंट विल हैव ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। मतलब जो तो ये जो कांस्टेंट से ये भी एक कंबाइन हो रहा है और ये भी कांस्टेंट वाले से कंबाइन हो रहा है, तो इन ये जो कांस्टेंट वाले से कंबाइन हो रहे हैं दोनों, उन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आता है सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। फिर से मैं बता रहा हूं, इस बार बताऊंगा तो मुझे लगेगा नहीं आपको समझ में आ गया है। दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन किए तो दो कंपाउंड बना। अब उस दो कंपाउंड में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कांस्टेंट मास से क्या हो रहा होगा कंबाइन हो रहा होगा। तो कांस्टेंट मास यहाँ पे किसका है सल्फर का, लेकिन सल्फर का यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है। कौन कंबाइन हो रहा है O2 और यहाँ कंबाइन हो रहा है O3। तो जब इस O2 और O3 का जो कंबाइन हो रहे हैं कांस्टेंट वाले से, उनका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा सिंपल, तो सिंपल आ गया 2:3, ठीक है। क्लियर है ना, चलिए इतने में आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ क्या है मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ। तो जो चौथा लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये पिछले वाले ज्यादा और इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ है समझना, तो समझिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, कह रहा है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। अंग्रेजी में कहानी हो गई। अब आइए समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि when two different elements combine separately with the same weight of third element, मतलब तीन एलिमेंट चाहिए। तो चलिए तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं। एक ले लेते हैं सल्फर, एक ले लेते हैं ऑक्सीजन और एक ले लिए कॉपर, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिए। When two different element combine separately, अलग अलग with the same weight of third element, मतलब हम मान लेते हैं कि एक बार सल्फर कॉपर के साथ रिएक्शन किया, एक बार ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्शन किया, तो कह रहा है कि कुछ बनेगा। तो कह रहा है द रेशियो इन विच दे डू सो। अब जिस रेशियो में ये दोनों कंबाइन हुए होंगे उसके साथ, उसका रेशियो, फिर ये दोनों जब खुद कंबाइन होंगे तो उनका रेशियो दोनों का या तो बराबर आएगा या तो कुछ गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए कैसे। एक बार सल्फर का कराते हैं कॉपर के साथ रिएक्शन, तो बन गया कॉपर सल्फाइड। एक बार इसका इसके साथ कराते हैं तो बन गया कॉपर सल्फाइड, और यहां बन गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब कॉपर और सल्फर का रेशियो निकालें तो कॉपर का वेट होता है 63.5, रेशियो सल्फर का हो गया 32। इसी तरह इसका कॉपर का 63.5, रेशियो ऑक्सीजन का हो गया 16।
ये कह भी रहा था कि कंबाइन सेपरेटली, ये दोनों अलग अलग कॉपर से कंबाइन हो रहे हैं और सेम वेट है, मतलब इस वाले कॉपर का सेम वेट है, कॉपर का 63.5 यहाँ भी है, कॉपर का 63.5 यहाँ भी है। अब ये कह रहा है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन इससे अलग अलग कंबाइन हुए हैं, जब उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, मतलब इस यहाँ का सल्फर और यहाँ के ऑक्सीजन का जब रेशियो निकाले तो रेशियो क्या आ रहा है 32:16, मतलब कह सकते हैं 2:2 क्या आ रहा है 1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि जब ये और ये, इससे नहीं, जब ये और ये खुद आपस में जब कंबाइन होके कुछ बनाए तो उसका रेशियो जो आएगा वो उसके बराबर आना चाहिए, या तो कुछ सिंपल मल्टीप्लाई करिए तो बराबर आ जाए। तो अब चलिए इसको और इसको पहले कंबाइन करते हैं, तब देखते क्या बनता है। मान लीजिए इसको कंबाइन किए बन गया SO2 बन गया, तो सल्फर का वेट आ गया 32 और ऑक्सीजन का भी वेट आ गया यहां से 32। क्लियर है, बना SO2 ये और ये मिले तो बना SO2 और दोनों का रेशियो क्या आया 32:32, मतलब 1 रेशियो क्या आया 1। तो कह रहा है कि ये रेशियो और जो ये रेशियो है दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ बराबर देखिए नहीं आ रहा है, तो बराबर ना आए, विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, मतलब उस रेशियो में कुछ सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बराबर आ जाए। अच्छा, रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ था कि 2:1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं ना। चलिए, तो इसी तरह 1:1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1, और इसमें अब इसको बराबर करने के लिए 2:1 करने के लिए इसमें क्या कर दिया हम 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2/1। इसका मतलब क्या होता है 2:1। अब ये दोनों रेशियो क्या आ गए, बराबर आ गए। फिर से एक बार कहानी को शुरू करते हैं। When two different element, एक डिफरेंट एलिमेंट सल्फर, एक डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये दोनों बारी बारी से किससे कंबाइन होंगे, कॉपर से, जबकि कॉपर का वेट क्या होगा सेम होगा, बदलेगा नहीं। तो ठीक है, एक बार जब सल्फर कॉपर से कंबाइन हुआ तो बना कॉपर सल्फाइड, और जब कॉपर ऑक्सीजन कॉपर के साथ हुआ तो बना कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए दोनों का कॉपर का वेट सेम है 63.5। फिर कह रहा है कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट द रेशियो इन विच दे डू सो, जिस रेशियो में सल्फर और ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हुए हैं, तो किस रेशियो में हुए हैं, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 16, तो किस रेशियो में हुए 2:1 में हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। कह रहा है कि अब ये जिस रेशियो में कॉपर के साथ मतलब मिले थे, ये दोनों जब खुद आपस में मिलेंगे तो यही रेशियो, या तो यही रेशियो आ जाएगा या कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम कि ये 32:1 मतलब 32:16 मतलब 2:1 के रेशियो में ये कॉपर के साथ मिले हैं। अब ये दोनों खुद मिले तो क्या बनाए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना दिए। अब इनका रेशियो आपस में क्या है 1:1 का। अब ये इसके साथ बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं आएंगे तो सम सिंपल मल्टीपल, कुछ मल्टीप्लाई सिंपल डिजिट का कर दीजिए तो हो जाएगा। तो 1:1 का मतलब क्या होता है 1/1, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 2/1, 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2:1। अब दोनों का जो रेशियो वो क्या आ गया, बराबर हो गया। तो यही था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसी तरीके के फिर अभी इसी को फिर मिटा के एक और एग्जांपल समझाऊंगा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वह कौन सा। इसी को एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम लिए फिर सल्फर ऑक्सीजन, और अब जो फिक्स मास है मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। तो जब सल्फर एक बार हाइड्रोजन के साथ किया तो बनाता है H2S, क्या बनाता है H2S, और जब ऑक्सीजन इसके साथ करा तो सब लोग जानते हैं क्या बनाता है, पानी बन गया H2O। ठीक है, अब देखिए दोनों ये इसका मास फिक्स है दोनों जगह, हाइड्रोजन H2 यहां भी है, H2 यहां भी है। अब देखते हैं ये H2S का रेशियो क्या है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है मतलब 2:2, सल्फर का हो गया 32। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास फिक्स ही रहेगा मतलब 2:2, ऑक्सीजन का हो गया 16।
ठीक है। When two different elements combine with the same weight of third element, तो ये बन गया H2S और SO2। तो कह रहा है कि जो है दोनों मिल रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, थर्ड वाले एलिमेंट के साथ, ये अभी किस रेशियो में मिले हैं, किस रेशियो में मिले हैं, 32:16। 32:16 का मतलब हो गया 2:1 के रेशियो में मिले हैं। तो ये 32:16 के रेशियो मिले हैं हाइड्रोजन के साथ। कह रहा है जब भाई दोनों खुद मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, तब किस रेशियो में मिलेंगे, किस रेशियो में नहीं, या तो वही रेशियो रहेगा या तो कुछ सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए फिर SO मिलेंगे, जब ये दोनों आपस में खुद मिल गए तो बना दिए SO2। सल्फर का हो गया 32 और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन का क्या हो गया 32। इन ये दोनों किस रेशियो में मिले हैं, 1:1 में। मतलब 1:1 का मतलब क्या होता है, 1/1। अब क्या ये रेशियो और ये रेशियो सेम है? नहीं। अगर सेम नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, उस रेशियो में कुछ सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 का, तो ये बन गया 2/1, मतलब 2:1। अब ये रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो फिर क्या हो गया, बराबर हो गया। यही था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आपका था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कहता है कि when two different elements combine separately with the same weight of third element, when two different elements combine separately, अलग अलग with the weight same weight of third element, एक बार सल्फर इसके साथ कराया तो बना H2S, एक बार ऑक्सीजन के साथ कराया तो कह रहा है H2O। कह रहा है अब ये दोनों किस रेशियो में इससे मिले हैं, ये दोनों हाइड्रोजन से किस रेशियो में मिले हैं, तो 32:16 मतलब 2:1 के रेशियो में। तो कह रहा है जब ये दोनों खुद आपस में मिल जाएंगे ना, तो रेशियो या तो सेम ही होगा या तो कुछ मल्टीप्लाई करके सेम कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए, सेम कर दिए। आपका हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, खत्म हो गया। तो यहाँ पे 4 लॉ आपके क्या हो गए, क्लियर लॉ है, वो है गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो गे, इनका नाम गे है, अब क्या थे नहीं पता, ठीक है। तो गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गे साहब ने कहा कि इट स्टेट दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react together, the volume of the reacting gas as well as the product bear a simple whole number ratio, ठीक है। गे साहब ने कहा कि जब भी कोई दो गैसेस के बारे में, वैसे ये लॉ था मेनली, जब भी कोई 2 या 3 गैसेस आपस में कंबाइन करेंगी और कुछ प्रोडक्ट बनाएंगी, तो उन गैसेस का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है H2, ये भी गैस है, H2 + Cl2 ये भी गैस है, और हमको देता है 2HCl, ये भी क्या है, एक तरह का भी गैस है, ठीक है। तो कह रहा है जब 2 गैसेस आपस में कंबाइन होंगी और प्रोडक्ट देंगी, तो इनका जो रेशियो है कंबाइन होने का वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे इसके अभी यहाँ पे कितने मोल हैं, 1 है, इसके यहाँ पे कितने मोल हैं, 1 है, और इसके क्या है 2। तो ये जो रेशियो बन रहा है 1:1:2 का बन रहा है। तो ये एक कैसा रेशियो है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। सिंपल रेशियो का मतलब यही होता है 1:1 या 1:2 या 2:1 या 3:1 या 1:3। ऐसा नहीं कि 1:8 1:22, ऐसा सिंपल नहीं। सिंपल मतलब एकदम आसपास 1:2 3:4 या 4:3 इस तरीके का, ठीक है। तो गे साहब ने ये कहा कि 2 गैसेस जब भी कंबाइन होंगे, या 2 या 2 से ज्यादा गैसेस भी कंबाइन होंगे और कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सारे रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक सारे एक सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या होंगे, रहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर देखें हम, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल है, जैसे एक होता है N2 + 3H2 gives that 2NH3। ये तीनों इस समय क्या है, गैस है। इसका कितने मोल है, 1 है, इसका 3 मोल है, इसका क्या है 2 मोल है। तो यहाँ जो रेशियो आएगा 1:3:2, ठीक है। ये भी क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। या आप इसको सिंपल ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स दैट 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है। अगर वॉल्यूम के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो भी जो रेशियो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सिंपल आना चाहिए। तो आप इसको वॉल्यूम ले सकते हैं कि 1 वॉल्यूम N2 का है, वैसे भी आप मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये 1 मोल है तो इसका मतलब इसमें कितने लीटर वॉल्यूम होगा, 22.4 होगा। मिलीलीटर में तो 22,400 होगा।
अगर ये 3 है तो 3 इंटू 22.4, ये 2 है तो 2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है, सब वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम के रिफरेंस में भी कहेंगे तो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनना चाहिए। तो क्या आ रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स ए 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, 1:3:2। तो यहाँ पे हमारे 5 लॉ जो होते हैं वो क्लियर हो गए सारे, ठीक है। एक लॉ और आता है एवोगैड्रो लॉ, बट उसको आप अभी इसी कुछ आगे 2-4 चैप्टर बाद अपने आप उसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं उसको नहीं क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 ही लॉ था, 5 लॉ क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, हंसिए खेलिए कूदते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक और कमेंट करिए, ठीक है। चैनल को और बढ़ाइए शेयर करते रहिए और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।